अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा अगला चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। जी हाँ, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। यहाँ पर कॉस्ट टर्म सुनते के साथ आपको क्या ध्यान में आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ध्यान में आता है। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ध्यान में आता है। तो कॉस्ट कभी भी जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, प्रोडक्शन की बात करोगे, सर्विस प्रोवाइडर बनने की बात करोगे, ठीक है, ट्रेड की बात करोगे या अपना ऑफिस आप खोलना चाहते हो, तो आपको क्या दिमाग में आता है कि कितना कॉस्ट लगेगा, ये आप हिसाब कैलकुलेट करते हो। यानी कि आप कॉस्ट का एनालिसिस करते हो। तो यानी कि कॉस्ट जो होता है यानी कि कितना इन्वॉल्व होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना लगेगा, वो कैसे आएगा, किस लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा और बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आप यहाँ पर एनालिसिस करोगे। यानी कि कॉस्ट जो होता है एक प्रकार का खर्चा होता है। अब ये कॉस्ट जो खर्चा होता है अगर उसको फाइनेंशियल टर्म में, अगर अकाउंटेंट के टर्म में देखा जाए ना, तो आप बोलोगे कि खर्चा जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक एक आपका होता है कि आपका इकोनॉमिक टर्म में देखते हो और एक आपका फाइनेंशियल टर्म में देखते हो। एक इकोनॉमिक टर्म में देखते हो और एक फाइनेंशियल टर्म में देखते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक खर्चा करते हो, ठीक है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का खर्चा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का खर्चा जिसको आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, ठीक है? तो ये बात मैं पहले ही आपको बता देता हूँ जो कि आगे चलकर काम आने वाला है। जो खर्चा आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हो, ठीक है? और जो बाकी खर्चे होते हैं ना, जो खर्चा जो होता है ना आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसको नॉशनल बोल सकते हो, नॉशनल नॉशनल बोल सकते हो। उसके बाद इम्प्यूटेड कॉस्ट बोल सकते हो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना, इसको आप आउट ऑफ पॉकेट बोल सकते हो, आउट ऑफ पॉकेट, या आउटले बोलते हो, आउटले बोलते हो। अब ये जो एक्सप्लिसिट है इसको आप डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हो और इम्प्लिसिट को आप इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हो। तो इतने सारे नामों से आप पुकारते हो, इतने सारे नामों को एक चीज से पुकारते हो। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, अभी हम लोग इसको समझते हैं जो कि प्रोडक्शन चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि एक आप ऑफिस चलाते हो, ठीक है? मान लीजिए एक आप ऑफिस चलाते हो, ऑफिस में आपका खर्चा कितना जाता है? तो 20,000 रुपये का मान लीजिए महीने का रेंट जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ये वाला आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद 10,000 रुपये जो है ना ऑफिस चलाने में आपको लगता है, ऑपरेट करने में, लाइक जैसे कि स्टेशनरी, पानी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब ना, मान लीजिए ऑपरेट करने में हर महीने का 10,000 जाता है, ठीक है? 20,000 और 10,000 और एक स्टाफ रखते हो, ठीक है? आपको बस अभी फिलहाल जो है ना, आपके 2 फैमिली मेंबर मिलके ही, आप और आपके भैया मिलके ही बिजनेस स्टार्ट किए हो। तो यानी कि आपको बस उस स्टाफ को, बस वो ऐसे ही आपने आपने रखा ऑफिस स्टाफ की तरह, इसलिए सिर्फ 5,000 मान लीजिए दे रहे हो। तो अगर आपसे अकाउंटेंट के टर्म में पूछा जाए कि आपको महीने का कितना खर्चा लगता है ऑफिस चलाने में, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 35,000, क्योंकि ये आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसको आउटले बोलते हैं, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें ये एक अकाउंटेंट का बोलेगा, ये डायरेक्ट खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसको बोला गया। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा, नॉशनल, इम्प्यूटेड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है? यहाँ पर बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये आपका जो है ना, ये तो डायरेक्ट खर्चा हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब इम्प्यूटेड खर्चे की बात आती है ना, तो वहाँ पर नॉशनल यानी कि आप एक सब्जेक्टिव एस्टिमेशन निकालते हो। सब्जेक्टिव एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव कांसेप्ट है। हो सकता है मैं कुछ और एस्टिमेट करूँ, आप कुछ और एस्टिमेट करो, मैन टू मैन वैरी कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया सब्जेक्टिव जो है ना एस्टिमेशन निकालते हो। जैसे कि अगर आपने क्या-क्या किया है, जब आपने यहाँ पर अगर मान लीजिए कि जो रेंट पर ले लिया है जगह और अपने घर का जो सामान है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह सब है, एयर कंडीशन है, वो आप ले गए हो ऑफिस में लगा दिए हो, ठीक है? अगर आपने उस फर्नीचर या एयर कंडीशन को रेंट पर दिया होता, अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट वगैरह वाले को रेंट पे दिया होता और तो आपको कितना आ रहा होता महीने का उससे? मान लीजिए आपको महीने का 5,000 आ रहा होता, ठीक है? तो एक मतलब आप उस फर्नीचर और एसी से कमा सकते थे, पर आपने कमाया नहीं, उसको अपने ऑफिस में लगा दिया। तो उसी के लिए इसको बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इस बिजनेस बिजनेस करने के चक्कर में आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया यानी कि कॉस्ट उसको उसने आपने डायरेक्टली बियर नहीं किया पर इनडायरेक्टली बियर किया है। तो 5,000 रुपीज उसका भी ऐड कर दिया जाएगा इस 35,000 में, 35,000 में।
अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपने अपने भैया के साथ बिजनेस किया है और आपके भैया एक इंजीनियर हैं, अगर वो जॉब करने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि 10 साल की उनकी 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तो आपको पता है कि कम से कम 60,000 रुपया तो सैलरी उनको मिल ही जाती, मिनिमम 60,000। इसलिए आप यहाँ पर ऐड करोगे 60,000। गौरतलब ये है कि यहाँ पर सब चीज़ों की मिनिमम वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है? आप अगर 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कर लिए हो, तो आपका जो है ना सैलरी कम से कम जॉब करने के लिए जब जाते हैं तो आपको 15,000 रुपया महीने का हो रहा होता। ये आपने मिनिमम एस्टिमेट किया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एस्टिमेशन है ना, इसीलिए आप और मैं अलग-अलग एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी कि ये जो 15 और 5 20 और 60,000 80,000 रुपया महीना, 80,000 रुपया महीना जिसको आपके आउट ऑफ पॉकेट से जा नहीं रहा है, ना इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे हो, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन ये 80,000 रुपया ये खर्चे को भी आप ऐड करोगे। जब ये 35,000 और प्लस 80,000 करते हो, तो इकोनॉमिक्स ऐसे कॉस्टिंग को कैलकुलेट करता है, इकोनॉमिक इस इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी कैलकुलेट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना, आपने जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट देखा, इसमें देखा कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो लैंड, लेबर और कैपिटल के प्रति जो खर्चा करता है, यानी कि लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस और कैपिटल का इंटरेस्ट वगैरह सब, ठीक है? तो ये जो खर्चा होता है ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, आउटले कॉस्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एस्टिमेट होता है, यहाँ पर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट फिगर पता होता है, एग्जैक्ट फिगर पता होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव एस्टिमेशन पर बेस्ड होता है। सब्जेक्टिव एस्टिमेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोएस्ट वैल्यू लें। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। अब ये आपका अकाउंटिंग पर्पस के लिए काम आता है। जी हाँ, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट वगैरह देते हो ना, उस सब के लिए जो है ना इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो आपका इम्प्लिसिट खर्चा होता है ना, ये आपका होता है डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका सिर्फ एक ही और एक मकसद होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने का, डिसीजन मेकिंग ले पाना। अब यहाँ पर जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, रेंट, वेजेस, सैलरीज, या फिर आपने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, लोन जो बोरो किया था उस पर इंटरेस्ट दिया, ठीक है? अब यहाँ पर जो है ना आपका जिस चीज़ पे, अगर आपने घर का पैसा लगाया, आपने पापा से पैसे लेकर बिजनेस में लगाए थे, तो ये आप ओन कैपिटल, जो आपका ओन कैपिटल है, ठीक है, इस पर भी नॉशनल इंटरेस्ट एक्चुअल में इंटरेस्ट आपको पापा को देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन नॉशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर खुद का बिल्डिंग यूज़ करो तो उसका भी जो है ना रेंट हो रहा होता, तो उसको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है? उसमें आपने एंटरप्रेन्योर में भैया को भी डाला है, खुद भी है इन्वॉल्व आप, तो इसका मतलब ये भी आप जो है काउंट करोगे। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कमाते हैं, जब हम लोग टोटल रेवेन्यू कमाते हैं, मान लीजिए टोटल रेवेन्यू कमाते हैं, आपका कितना हो गया, 1,00,000 रुपये कमाते हैं, 1,00,000 रुपीज़ कमाते हैं, 1,00,000, ठीक है? महीने का 1,00,000 उस ऑफिस से जनरेट कर रहे हैं आपके भैया और आप मिल के, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो आप देखो, सॉरी, अकाउंटेंट के टर्म में देखा जाए तो 1,00,000 माइनस 35,000 आप प्रॉफिट में हो, इसको बोला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, इसको बोला जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अगर प्रॉफिट में हो, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि आप अगर प्रॉफिट में हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट को आपने घटा दिया, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब 1,00,000 में से ये 35,000 और 80,000 दोनों को आपने माइनस कर दिया, तो आपको पता चला, अरे ओ माई गॉड, आप तो लॉस में हो। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके सामने में दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा खर्चा कितना, क्या इकोनॉमिक टर्म में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारा खर्चा कितना, आमदनी कितना हुआ, 1,00,000 का हमको आमदनी हुआ, उसमें आपका जो है ना 35,000 जब माइनस कर देते हैं, तो आप अकाउंटेंट के टर्म में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हो, तो आपको यहाँ पर इतना 65,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन जब इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी आप घटा देते हो, 80,000 को भी आपने घटा दिया, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 15,000 का लॉस आ गया। ओ माई गॉड, इकोनॉमिक टर्म में 15,000 का लॉस उल्टा दिख रहा है। ये बात जो है ना आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 15,000
15,000 का उल्टा मेरे को लॉस दिख रहा है। ये इकोनॉमिक टर्म में लॉस है और फाइनेंशियल टर्म में गेन है, इतना का अंतर आ गया। इसीलिए बोला गया है ना, इकोनॉमिक टर्म में जो हम लोगों ने निकाला उसको बोला गया है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपने जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक, यहाँ तक जो आप कमाते हो ना, ये आपका क्या बोलते हैं, रेवेन्यू के तक जो कमा लेते हो, सॉरी यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू तक कमा लेते हो, ये 1 लाख तक। अगर ये जो हम लोगों को लॉस दिख रहा था ना 15,000 का, अगर वो लॉस नहीं दिखता तो 1 लाख तक को नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस 1 लाख को नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा, इस 1 लाख अगर मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा होता है और सारे डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों जो है ना उससे भी ज़्यादा होता है रेवेन्यू, यानी कि आपका 1,15,000 से ज़्यादा रेवेन्यू हुआ होता तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को करेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर आती हैं। पहली बात आती है कि अगर मान लीजिए रेवेन्यू इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यहाँ पर जो रेवेन्यू इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको आप इकोनॉमिक कॉस्ट टर्म कह के पुकारते हो, इकोनॉमिक कॉस्ट। यहाँ तक जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ना, इस इक्वल होने तक उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, लेकिन अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है, इस इकोनॉमिक कॉस्ट से, यानी कि 1,15,000 से भी हमारे एग्जाम्पल में ज़्यादा हम कमाते हैं, तो इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। तो ये बातें जो है मुख्य तौर पे हमने देखी। अब हम लोग अपनी कहानी को पीछे करते हैं। आपको मैं बताता हूँ एनालिसिस ऑफ कॉस्ट किसको कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एनालिसिस ऑफ कॉस्ट करना है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि कॉस्ट बिहेवियर को आपको स्टडी करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। तो पहले आपने प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने जो है ना कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर पढ़ा, यानी कि सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपको प्रोडक्शन एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन एनालिसिस करोगे तभी आप कॉस्ट एनालिसिस कर पाओगे। कॉस्ट एनालिसिस करने का पहला स्टेप है कि आपने जो प्रोडक्शन एनालिसिस करना है, फिर आपने फाइनेंशियल, इसके बाद आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एनालिसिस करोगे। प्रोडक्शन एनालिसिस करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मैं 1 लाख यूनिट बनाना चाहता हूं इस पेन का, तो आप तभी आप बता पाओगे कि कितना खर्चा लगेगा, तभी आप कुछ एस्टिमेट कर पाओगे। आप मुझसे पूछोगे प्लास्टिक कैसे खरीदते हो, कलर कैसे खरीदते हो, इंक कैसे खरीदते हो, रिफिल खरीद के लाओगे या खुद बनाओगे, ये सारी कहानी आप मुझसे पूछोगे। फिर आप उनको खर्चा एस्टिमेट करके बता दोगे कि देखिए इतना बनाने में आपको इतना खर्चा होगा मेरे अंदाज से। आप एक एस्टिमेशन मेरे को बताओगे। इसका मतलब पहले आपने प्रोडक्शन का एनालिसिस कर लिया, मेरे से सारी जानकारी ले ली, कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक कितने में खरीदते हो पेन के लिए, रिफिल कितने में खरीदते हो, कलर कितने में खरीदते हो, जो पेन अलग अलग लाल ब्लू कलर का बनाओगे ना तो वो कितने में खरीदते हो, उसका इंक जो है ना वो खरीदते हो या खुद बनाते हो। सारी चीजें आपने एनालिसिस हमसे करके पूछ ली, और फिर आपने बताया कि 1 लाख प्रोडक्शन करना चाहते हो, किस स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हो ये भी पूछा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि प्रोडक्शन चैप्टर आपने अच्छे तरीके से देखा सुना होगा, ताकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो शब्द है वो आपको अच्छे तरीके से आप रूबरू हो चुके हो। तो यानी कि प्रोडक्शन एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है ना वो कंसीडर करनी पड़ी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी है। तो आपको जो है ना कॉस्ट एनालिसिस करने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एनालिसिस करना। अब जब आप ना कॉस्ट एनालिसिस करना चाहते हो तो उसका स्टेप नंबर 1 प्रोडक्शन एनालिसिस, स्टेप नंबर 2 फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो चीजें पूछी जाती है, इसलिए कहीं भी कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, कहीं भी बातें ऐसी हो सकती है, इसलिए आपको एक एक चीज, एक एक बात, एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक या एक से अधिक क्राइटेरिया को आप देखते हुए कॉस्ट का एनालिसिस करते हो। अब यहाँ पर कॉस्ट का एनालिसिस करने के लिए पहले आपको प्रोडक्शन एनालिसिस करना पड़ता है, फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का एनालिसिस करते हो। कॉस्ट एनालिसिस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया। तो कॉस्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि आपको सामने वाले से पूछना है साइज या क्वांटिटी क्या होगी, कितना आउटपुट का कितना साइज होगा, और इसके बाद किस स्केल ऑफ प्रोडक्शन करना चाहते हो, स्केल ऑफ ऑपरेशन।
तो ये लॉन्ग टर्म स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है ना, ये हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन चैप्टर में। फिर आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सारी चीजें आपकी आ गई, लैंड, लेबर, कैपिटल यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अदर एस्पेक्ट भी आप एनालिसिस करोगे। अदर एस्पेक्ट में मुख्य तौर पे क्या क्या एनालिसिस करोगे, तो आप मुझसे पूछोगे कि आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहते हो या कैपिटल इंटेंसिव। यानी कि अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आप जो है ना लेबर लोगों से ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है, तो चरखा से कपड़ा बनवाना चाहते हो तो धागा से बना के, या फिर आप मशीन लगाना चाहते हो लेबर इंटेंसिव, या पैसे लगा के मशीन खरीदना चाहते हो, या कैपिटल इंटेंसिव, या दोनों का मिक्स, या किस एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हो। तो यानी कि अदर इकोनॉमिक वेरिएबल को आप देखोगे, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी कैसा लगाना चाहते हो, टाइम यानी कितने टाइम में आपको प्रोडक्शन करना है, कितने स्केल में प्रोडक्शन करना है, ये तो पूछा ही, कितने टाइम में प्रोडक्शन करना है, मतलब आपको जो 1 लाख पेन चाहिए वो कितने दिनों में चाहिए। ठीक है, इस बात से फिर भी खर्चा डिपेंड करता है। और इफिशियंसी, जब आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे ना, कॉस्टिंग सब्जेक्ट चाहे वो सीए में पढ़े हो या सीएमए में पढ़े हो, सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे जो इफिशियंसी का आप लोग एनालिसिस करते हो, इफिशियंसी का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर मिलेगा, उसमें इफिशियंसी का एनालिसिस किया जाएगा। तो ये यहाँ पर बात आती है ना कि एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में इफिशियंसी वगैरह को भी देखोगे। तो कॉस्ट का एनालिसिस इस तरह से करोगे, तो कॉस्ट एनालिसिस करने के स्टेप, प्रोडक्शन एनालिसिस, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करना। उसके क्राइटेरिया, पहले तो साइज एंड क्वांटिटी, आउटपुट का स्केल ऑफ ऑपरेशन, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, और उसके बाद अदर कंसिडरेशन जैसे कि टेक्नोलॉजी, टाइम और इफिशियंसी, ये सारी चीजें चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में। हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन देखा था प्रोडक्शन चैप्टर में, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है आपका कॉस्ट फंक्शन का। कॉस्ट फंक्शन का कुछ ऐसा ही कंसेप्ट होता है। अब ये कॉस्ट फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो कॉस्ट फंक्शन आपका क्या होता है, तो यहाँ पर गौरतलब ये है कि ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में और अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, मैथमेटिकल रिलेशन होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और अदर फैक्टर, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट में, अदर जो कॉस्ट के फैक्टर्स होते हैं उस पर। ठीक है, ये एक प्रकार का मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा था, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को एक यूनिट बनाने में, एक गुड्स बनाने में मेरे को क्या लगता है, पर यूनिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स मटेरियल का 1 यूनिट, वाई मटेरियल का 1 यूनिट और लेबर का 2 घंटा लगता है, उससे हमारा एक फिनिश गुड्स बन जाता है, एक फिनिश गुड्स बन जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि मेरे को 80 फिनिश गुड्स बनाने हैं, तो मेरे को कितना कितना जो है ना एक्स लगेगा, कितना वाई लगेगा और कितना घंटा लेबर लगेगा। तो आप आसानी से बताओ कि 80 आपको एक्स लगेगा, वाई आपको लगेगा 80, और आपको 80 दूना 160 आवर आपको लेबर लगेगा। इससे आपका 80 फिनिश गुड्स तैयार हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई प्लस 2L, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन की तरह बोल दिया, ठीक है, यह फंक्शन की तरह बोल दिया, इसी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ऐसे ही कॉस्ट के जो डिटर्मिनेंट होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन कहेंगे। कॉस्ट फंक्शन में आपके 2 वेरिएबल होते हैं, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्ड याद आता है, वैसे ही आपको डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर याद आनी चाहिए, जहां पर आपने देखा था कि प्राइस जो है ना, प्राइस पर निर्भर था डिमांड, प्राइस बढ़ता था, प्राइस घटता था, उस पर डिमांड डिपेंड करता था। यानी कि आपका जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, जो डिपेंड करता है प्राइस पर, जिस पर डिपेंड करता है ना, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो वहां पर प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल था और क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी, यानी कि वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले रही है, प्राइस के बढ़ने घटने से ले रही है। इसी तरह यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जी हाँ, टोटल कॉस्ट बोलो या पर यूनिट कॉस्ट बोलो, ये आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ पर जो है ना, कॉस्ट जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहली बात तो यहाँ पर कॉस्ट देखा, या ओवरऑल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट, ये एक प्रकार का डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो कॉस्ट फंक्शन जो होता है ना, वो एक आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जैसे ही कहानी आती है, वैसे ही ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेरिएबल्स होते हैं,
ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइज या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, टाइम और इफिशियंसी, इन सब के बारे में जो हम लोगों ने बात करी ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये कहानी हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं आपका अगला कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट आपको बोलता है कि आपका अकाउंटेंट कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अच्छे तरीके से जाना। वो भैया वाले ऑफिस चलाने वाला एग्जाम्पल भैया के साथ ये जरूर से याद रखना। अकाउंटेंट कॉस्ट जो होता है ना, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, और इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यानी कि हमारे एग्जांपल में ये 35,000 और ये 80,000 को हम लोग जब ऐड कर देते तो 35,000 और 80,000 को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आपका इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट या प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो अकाउंटेंट कॉस्ट किसको आप बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। और इकोनॉमिक कॉस्ट किसको बोलोगे, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। अब ये सारे टर्म जो है ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसको एक्सप्लिसिट को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, यानी कि पॉकेट से जा रहा है, आउटले भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, नॉशनल, इम्प्यूटेड और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पुकारते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट को जब कंबाइन कर देते हैं तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ना इसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और इम्प्लिसिट कॉस्ट को। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले लैंड की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, लैंड की बात करते हैं। तो लैंड में जो होता है आपका जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हो सकता है, जो आपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, लैंड में रेंट पे किया, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो सकता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने खुद का प्रीमाइस यूज किया है, उन प्रीमाइस पे आप बिजनेस चालू करते हो, तो आप ना इसका नॉशनल रेंट निकाल सकते हो। एक्चुअल में आपको पॉकेट में रेंट नहीं आ रहा, लेकिन अंदाजा लगा सकते हो नॉशनल रेंट अगर लगाया होता तो कितना आता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आती है। तो यानी कि जो ओन्ड बाय इंटरप्रेन्योर का द्वारा जो है ना ओन्ड है ना जगह, उसके बाद लेबर की बात करते हैं। लेबर का एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ, जो आपने सैलरी या वेजेस दिया है, ठीक है, एम्प्लॉय या वर्कर को सैलरी या वेजेस दिया है, लेकिन आपके और आपकी भैया का जो इनकम था, मतलब 60,000 जो रेंट, सॉरी 60,000 जो सैलरी आपने नॉशनल लेवल पे लिया, एक्चुअल में उनको भैया को पे नहीं करना पड़ रहा है ना, 15,000 आपको महीने का पे करना पड़ रहा है, यानी कि विदाउट पेइंग आप उसको कंसिडर करते हो। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ओन पीपल का जो है ना वो आप नॉशनल खर्चा ले लिए। कैपिटल की जब हम लोग बात करते हैं, कैपिटल की, तो कैपिटल में अगर आप पैसा बोरो किए होते तो उस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट जो है लग रहा होता आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लेकिन घर का पैसा आपने उठा लिया, ओन फंड का आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका यहाँ पर इंटरप्राइज की बात हम लोग करते हैं, तो इंटरप्राइज का मतलब हो गया ये एप्लीकेबल ही नहीं यहाँ पर होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि खुद का अपने मैनेज कर रहे हो ना, तो मैनेज, ठीक है, तो मैनेज करने का जो चीज़ें होती है वो हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो जानी। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए सारी बातों को आपको ध्यान में रखना। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो आपने देखा था ना कि जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो ये आपके एक प्रकार का एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अब हम लोग समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आपको सीए बनने तक और उसके बाद भी काम आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, जो अपॉर्चुनिटी आपने फॉरगोन कर दी है, जो अपॉर्चुनिटी आपने लॉस कर दी है। ठीक है, जैसे कि आपने भैया को 60,000 रुपये महीने कमाने नहीं दिया, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60,000 महीना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अल्टरनेट कोर्स के लिए जो सैक्रिफाइस करते हो, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी फॉरगोन करते हो, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो अपॉर्चुनिटी फॉरगोन करते हो, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी फॉरगोन और सैक्रिफाइस फॉर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन
अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जो अपॉर्चुनिटी फॉरगोन करते हो। ठीक है, आगे इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि आपके पास चॉइस यानी कि अल्टरनेट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली इफ अल्टरनेट इज अवेलेबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होगा जब अल्टरनेट अवेलेबल होगा। ये बात याद रखनी है कि आपका अल्टरनेट अवेलेबल होगा, दूसरा यूज है, तब ना उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोगे, ऐसे किसी का नहीं ना ये करोगे। ये जो है ना, इट्स नॉट आउट ऑफ पॉकेट, नॉट आउटले। आउटले नहीं है, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये है ही नहीं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड भी नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या बनता है? डिसीजन मेकिंग इसका मेन फैक्टर होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ना मेन मतलब बनता है, डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि कैपिटल की बात करें, मनी की बात करें, तो मनी में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक में पैसे डाल के इंटरेस्ट कमाओ या बिजनेस करो, बिजनेस करो। ठीक है, हो सकता है इसमें इंटरेस्ट कम कमाओगे, लेकिन बिजनेस में तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा। कोई भी पर्सन की बात होती है तो पर्सन या तो जॉब कर ले या फिर बिजनेस करे। अगर बिजनेस आप करते हो तो आपने जॉब में जो कमा सकते थे उसकी अपॉर्चुनिटी को खो दी, इसी को बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। अब डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को आप दूसरे नाम से पुकार सकते हो ट्रेसेबल कॉस्ट, ट्रेस कर सकते हो, ट्रेसेबल, ट्रेसेबल कॉस्ट से पुकार सकते हो। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना आप नॉन ट्रेसेबल नाम से पुकार सकते हो, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट निकाल सकते हो, पुकार सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं कि आप ना ट्रेसेबल कॉस्ट इसका नाम क्यों दिए, क्योंकि जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है ना उसके हिसाब से उस डायरेक्ट कॉस्ट को आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, ट्रेस कर सकते हो कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया, चीजों को बड़े ध्यान से समझो। अब यहां पर बात करते हैं कि जो पर यूनिट होता है ना, पर यूनिट होता है, ठीक है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो कि नहीं, वन टू वन रिलेशनशिप किसी प्रोडक्ट के साथ स्टेब्लिश कर सकते हो कि नहीं। जैसे कि आप रॉ मटेरियल के साथ वन टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर केस में कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेन बनाने में कितना प्लास्टिक लगा होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये पेन बनाने में आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, कि एक पेन बनाने में आपको इतना ग्राम प्लास्टिक लगा होगा, एक पेन बनाने में आपको एक रिफिल लगा होगा, एक पेन बनाने में आपको क्या क्या चीजें लगी होंगी आप बता सकते हो। यानी कि आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, वन टू वन रिलेशन। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आइडेंटिफाइबल होता है और पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस या ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो ट्रेसेबल होता है, जिसको आप ट्रेस कर सकते हो, वन टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन जो फैक्ट्री में मशीन चला है, मैं बोलूंगा जिस मशीन से ये पेन बना है, तो वो मशीन में जो बिजली लगी है, तो इस एक पेन को बनाने में कितनी बिजली लगी है, तो आप वन टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। आपको मैंने बोला कितना जो जो यहाँ पर जो है ना इस पेन को बनाने में ना, मैंने जो है ना प्लास्टिक बनाते वक्त में ना उसमें ऑयल डाला था। अब ऑयल डाला था तो वो इस पेन में कितना ग्राम ऑयल गया है, तो ये आपको मुश्किल होगा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया कि आपने जो है ना, हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इस पेन को फिनिशिंग करते वक्त में मेरे को एक लेबर लगता है 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इस पेन को फिनिशिंग करने के लिए एक लेबर लगता है एक घंटे के लिए, तो वो भी वन टू वन रिलेशनशिप मैंने स्टेब्लिश कर दिया। तो लेबर से भी जो है ना स्टेब्लिश किया जा सकता है, तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को ये चेंज कर देता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है डायरेक्ट प्रोडक्शन को चेंज कर देता है। तो यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट किसको बोलेंगे, जो विजिबल नहीं है। ठीक है, जो आपका विजिबल नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉट रेडिली आइडेंटिफाइबल। ठीक है, ना आइडेंटिफाइबल है वन टू वन यूनिट के हिसाब से, वन टू वन रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो इसका एक गुड्स के साथ, सर्विस के साथ या ऑपरेशन के साथ, ना विजिबल कह सकते हो इसको, ना इसको ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि जो बिल्डिंग का किराया है, इस पेन में कितना, इस पेन को बनाने में मैंने कितना किराया खर्च किया, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किराया 10,000 और 10,000 क्वांटिटी पेन बनाया एक महीने में, तो डिवाइडेड बाय, तो वो ठीक है, वो आपने एब्जॉर्प्शन अप्रोच लगा लिया। ठीक है, अपॉर्शन कर दिया उसको, लेकिन एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि आपका जो है ना डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो ट्रेसेबल होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है वो नॉन ट्रेसेबल होता है। डायरेक्ट कॉस्ट तो पक्का से पक्का जो है ना वो आपका वैरी करने वाला है, अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हो, आप क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो, लेकिन नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट की जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा ही हो।
ठीक है, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट में कुछ चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, नहीं भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए आप डायरेक्ट जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहले आपको जो है ना वो आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक मेथड डिटरमाइन करना पड़ेगा जिसमें मार्जिनल अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच बहुत कॉमन है। मतलब आप ना एक डिवाइड करोगे, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आपने बोला कि 10,000 क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया है और 10 रुपये रेंट लगा है, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय, यानी कि 1 पर यूनिट करके रेंट आपने बोल दिया। इसके लिए आपने जो है ना एक मेथड अपनाया, ठीक है, एक मेथड अपनाया और इसमें अंदाजा लगा, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट जो किया, तो ये चीज़ जो है ना इसने इसको इसी तरह से आपने अपॉर्शन किया, कॉस्ट का अपॉर्शन किया। ठीक है, तो आपने जो है ना एक इसको इसको मतलब ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये नॉन ट्रेसेबल होता है। और डायरेक्ट कॉस्ट को जो है ना आप प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि ये ट्रेसेबल होता है। तो इसको आप ना प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो, प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो, इसको वर्क्स कॉस्ट ओवरहेड भी कह सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट होता है, चार्ज टू प्रोडक्ट। ये नॉट डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट, ये वन रिलेशन स्टेब्लिश करता है, नॉट। इसलिए यहाँ पर जो है ना हम लोग कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं अपॉर्शनमेंट करने के लिए। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात, और आपका जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी दो प्रकार का होता है। एक आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, एक कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक दूसरा डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट होता है। कमिटेड और डिस्क्रिशनरी, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब एक बात आपको मैं अगर बताऊं कि आपका अगर पर यूनिट के हिसाब से डिटरमाइन करते हो ना, तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड होता है। मैं बहुत बड़ी बात जो है ना आसान शब्दों में बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि आपने बोला जो है ना कि एक्स मटेरियल जो होता है ना 2 रुपए का लगता है, 2 रुपए का पर हर यूनिट में लगता है, 2 पर यूनिट का मटेरियल लगता है, जिसको मैंने एम से इंडिकेट किया। इसका मतलब आप 50 यूनिट बनाते हो तो 50 × 2, अगर आप 1000 यूनिट बनाते हो तो 1000 × 2 मटेरियल की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। यानी कि पर यूनिट के हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड हुआ। यहाँ पर आप एमसीक्यूज में गलती करोगे, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो फिक्स्ड शब्द सुनते के साथ आपको फिक्स्ड कॉस्ट याद आएगा कि ये तो फिक्स्ड है। लेकिन आप ये देखो ना कि वेरिएबल भी फिक्स्ड है। पर यूनिट के हिसाब से जब आप बात कर रहे हो ना, तो वेरिएबल भी फिक्स्ड है। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से जब आप बात करो तो वेरिएबल भी फिक्स्ड है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन में मीनिंग की बात करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, जो कि वैरी नहीं करता है आउटपुट के हिसाब से अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटीज, अप टू सर्टेन लेवल। ये बात भी याद रखना है कि नॉट वेरी, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है नॉट वेरी अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कि एक बस की कैपेसिटी है 30 बच्चों को बैठाने की, एक ड्राइवर को बैठाने की। ठीक है, तो 30 लोगों को आप जब पिकनिक पे जाते हो तो 30 और एक ड्राइवर, तो एक बस जाएगा, उसमें 30 की कैपेसिटी है ना। आप जबरदस्ती खड़े भी हो जाते हो, बेंच लगा के बैठ जाते हो, वो बात को मैं नहीं बोलो, जितना सीट है उसी की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब आपने देखा वहां पर कि बस अगर भाड़ा पर देता है आपको 20,000 रुपीज में कहीं पिकनिक पर जाने के लिए, तो अप टू सर्टेन लेवल जितना बस की कैपेसिटी है तब तक तो कॉस्ट फिक्स्ड है। लेकिन अगर 30 के बदले में 45 बच्चे हो गए, तो अब आप क्या करोगे? 30 के बदले में 45, प्रैक्टिकली तो क्या कर दो कि जबरदस्ती उसी में जो है ना चले जाते हो। लेकिन ऐसा अगर कॉस्टिंग के टर्म में देखा जाए तो अगर मान लीजिए लॉ बहुत टाइट है फॉरेन कंट्री की तरह, जिसमें 30 से ज्यादा आप बैठा ही नहीं सकते हो बस में, इंडिया की तरह नहीं है जो लॉ बहुत लिबरल है, तो उस सिचुएशन में वहां पर क्या होगा ना कि 30 की दूसरा बस आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब बाकी 15 के लिए एक बस और आपको लेना पड़ेगा और उसका 20 और खर्चा बियर करना पड़ेगा। ओ माय गॉड! तो यानी कि यहां पर आपने देखा अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है ना फिक्स था, अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है फिक्स था। यानी कि यहां पर आप जो है ना क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में जो है ना इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप जो होता है वो आप स्टेब्लिश नहीं करते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो होता है ना जनरली पीरियड रिलेटेड होता है, पीरियड
और कैपेसिटी रिलेटेड। जैसे एक मशीन की कैपेसिटी है 10,000 बनाने की, तो आपने जो है ना आपको 15,000 बनाना है तो आपको 2 मशीन लाना पड़ेगा। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो आपका इनकर्ड करने की फिक्स्ड कॉस्ट की बात आती है ना, वो तभी भी इनकर्ड करना है जब आपने प्रोडक्शन नहीं किया है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में भी दो प्रकार के फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एक कमिटेड होते हैं जिसको आप अनअवॉइडेबल कह सकते हो, अनअवॉइडेबल जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि आपने रेंट लिया है तो हर महीना रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, लोन लेके पैसे उठाए हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो है ना हर वक्त चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंट्स कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका स्टैंड बाय भी अगर सामान जो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है फिर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही हो, यानी कि कमिटेड है, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड मतलब एक चीज और भी हो गया कि अगर आपने जो है ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि हम आपको 10,000 रुपया पे करेंगे, चाहे हम प्रोडक्शन करें ना करें, आप अपना मशीन मेरे यहाँ लगा दो, इसका मतलब आपने कमिटेड कर दिया है जिसको आप हटा नहीं सकते हो, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हो चाहे किसी भी कारण से। तो ये कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जो कि हम लोग आगे चल के कमिटेड और डिस्क्रिशनरी देखेंगे। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो अवॉइडेबल हो सके, जो अवॉइडेबल हो सके, यानी कि आपको दूसरा बस लेना है कि नहीं लेना है ये डिस्क्रिशनरी है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विचारात्मक। ठीक है, तो यानी कि विचार करने योग्य बातें हैं। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका जो है ना कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो है ना अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन डिस्क्रिशनरी जो कॉस्ट होगा ना वो वेरी शॉर्ट टर्म में जो है ना अनअफेक्टेड होता है। मतलब आपने बस ले आया, अब अचानक आपका फैसला हो गया कि नहीं नहीं दूसरा बस लेना ही नहीं, एक ही में सब बच्चों को डालना है, तो ये चीज जो है ना यहां पर आपका ना वेरी शॉर्ट टर्म में अनअफेक्टेड होता है, बस वाला आपसे पैसे लेगा। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है उसने उस पर ज्यादा विवेचना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कि आप कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए कमिटेड को अनअवॉइडेबल बोला जाएगा और डिस्क्रिशनरी को कमिटेड को अनअवॉइडेबल और डिस्क्रिशनरी को अवॉइडेबल बोला जाएगा। नाम से ही क्लियर है, कमिटेड और डिस्क्रिशनरी, एक में कमिटमेंट किए हो देना ही पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते हो, और दूसरा में डिस्क्रिशनरी यानी कि विचार कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये जो आपका कब इनकर्ड करना होता है, तो ये आपका जो है ना व्हेन इनकर्ड में इवन जीरो प्रोडक्शन, इवन जीरो प्रोडक्शन, जीरो और नो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं किया तभी भी ये रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। कोरोना काल में भी आपका किराया तो लग ही रहा था, भले ही आप जो है काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो अवॉइडेबल होता है कि अनअवॉइडेबल होता है, डिपेंड करता है कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जनरली हम लोगों को अगर पूछा जाए तो नो अवॉइडेबल होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट जब वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग कमिटेड मान के चलते हैं, जब फिक्स्ड कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं तो कमिटेड मान के चलते हैं। एक बात और आती है, क्या हमारा जो है कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो आपका कॉस्ट पर यूनिट जो होता है, अगर आउटपुट हमारा बढ़ता घटता है तो उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या चेंज होता है। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, अगर फिक्स्ड कॉस्ट में अपॉर्शन करने की बात करते हैं, मान लीजिए पहली बार में हम लोग 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी बार में हम लोग 15,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, तीसरी बार में 20,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब 3 महीने में अलग अलग काम कर रहे हैं, एक महीने का रेंट हमारा लगता है 20,000 रुपया, तो हर साल ये कॉस्ट जो होता है वो 20,000 ही होगा। ये ऊपर वाला अमाउंट रुपीज में है, ये हर तो 20,000 ही होगा। इसका मतलब अगर पर यूनिट में आप अपॉर्शन कर रहे हो ना, तो अपॉर्शन करते वक्त में देखोगे कि पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड में वैरी करता है, फिक्स्ड में वैरी करता है। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे थे ना, तो पर यूनिट कॉस्ट वैरी नहीं कर रहा था। 2 रुपये रॉ मेटेरियल का वैल्यू था, तो अगर आप 10,000 बनाते हो तो 20,000 लगेगा, 15,000 बनाते हो तो फिर आपका 30,000 लगेगा, और 20,000 बनाते हो तो 40,000 लगेगा। यानी कि ये उल्टा वेरिएबल वाला ही पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड था, वेरिएबल वाला ही पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड था। ठीक है, तो इसलिए शुरू में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी। अब जहां तक बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की बात, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये आपका नॉट वेरी होता है सर्टेन लेवल तक विथ आउटपुट। ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, मटेरियल का कॉस्ट, वेजेस का कॉस्ट और अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो कि 1-to-1 रिलेशनशिप जिसके साथ है प्रोडक्ट का, तो यानी कि ये वैरी करता है, वैरी विथ आउटपुट, ये वाला जो है ना वैरी करता है विथ आउटपुट। अब यहां पर जो रिलेशनशिप होता है किस चीज का होता है, ओनली व्हेन आउटपुट प्रोड्यूस्ड,
मतलब आप आउटपुट नहीं बना रहे तो वेरिएबल कॉस्ट काहे का जाएगा, रॉ मटेरियल काहे का जाएगा। अब रॉ मटेरियल पड़े पड़े खराब हो रहा है वो बात अलग है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ये नहीं करते। अब यहाँ पर इसको कब इनकट किया जाता है, जब आप प्रोडक्शन करोगे। जब आप प्रोडक्शन करोगे यानी कि ये अवॉइडेबल होता है, जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी आप वेरिएबल कॉस्ट को इनकट कर सकते हो। ये वेरिएबल कॉस्ट की कहानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके जहाँ तक क्या बोलते हैं उसको, तो आप जब प्रोडक्शन करोगे तब इनकट होता है, ये एक प्रकार का अवॉइडेबल होता है। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर फिक्स्ड होता है, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर फिक्स्ड होता है, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है आउटपुट पर, आउटपुट के प्रोपोर्शन में ये बढ़ता घटता है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से ये बढ़ता घटता है। एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं, कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। जब कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो कमिटेड शब्द सुनते के साथ आपको याद रहना चाहिए अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अब ये अनअवॉइडेबल दो तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है कि पास्ट में आपने इनकर्ड कर मतलब एक तरह का ये कमिटमेंट है, जैसे बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट में आपने खर्चा कर लिया है तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा। बिल्डिंग में जो है ना वो आप बिल्डिंग का जो है ना आप कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो कि भाई ऐसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो वो देना ही पड़ेगा। प्लांट को भाड़े पे लिया है, ठीक है, 10 सालों के लिए, तो वो भी आपको कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट ही हो गया, जिसको 10 साल तक आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि नौकरी पे स्टाफ को रख लिया है तो उसको सैलरी देना ही पड़ेगा, आप कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हो, क्योंकि लेबर रखा है तो उसको तो वर्कर को तो वर्क के हिसाब से दे रहे हो, जितना दिन वर्क करेगा उतना पेमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने वर्कर को आज दिन भर के लिए ले आया है और वर्कर को दिन भर आप रखते हो तो आप उसे काम करवाओ नहीं करवाओ वो आपको पूरे दिन का पैसा चार्ज करता है, इसका मतलब ये भी कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट हो गया उस दिन के लिए। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम लोग बात करेंगे ना तो ये एक प्रकार का अवॉइडेबल है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये आपका डिस्क्रिशनरी है, मैनेजमेंट का डिस्क्रिशनरी है, आपका मतलब मैनेजमेंट का डिस्क्रिशनरी है। यहां पर बोलता है ना कि ये डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना, इसको ये आपका क्या बोलते हैं उसको, आपको अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है या फिर आपने जो है ना वो आगे ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इसका सोच सकते हो, लेकिन इनपुट आउटपुट के साथ इसका रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है 1-to-1 रिलेशनशिप आउटपुट के साथ इसका है, यानी कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, यानी कि इसको भी एक तरह का ना एक पीरियोडिक कॉस्ट ही कहेंगे, इसको भी पीरियड के हिसाब से भी इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको अनअवॉइडेबल जो है ना शॉर्ट टर्म में अवॉइड नहीं किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म में अवॉइड नहीं किया जा सकता है, नॉट अवॉइड इन शॉर्ट टर्म। ये वेरी शॉर्ट टर्म में अवॉइड नहीं किया जा सकता है, नॉट अवॉइड इन वेरी शॉर्ट टर्म, नॉट अवॉइड इन वेरी शॉर्ट टर्म, ये वेरी शॉर्ट टर्म में अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इफेक्ट की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का ना ये जो कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट है ना इसका एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, जी हाँ एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है। अगर आप कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं करते हो, जैसे कि आप अगर प्लांट नहीं रखते हो तो प्लांट को आप क्या करोगे, हटाने का सोचते हो तो आपका बिजनेस ही बंद होने का चांसेस है, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है ना ये आपका इफेक्ट ऑब्जेक्टिव को एडवर्स इफेक्ट करता है, एडवर्स इफेक्ट टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब ये बात करते हैं कि अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ठीक है, आप स्केल को बढ़ाना चाहते हो, पहले आपकी एक फैक्ट्री थी आप दूसरा फैक्ट्री लगाना चाहते हो, लेकिन तत्काल उस खर्चे को अवॉइड कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म फैक्ट्री बंद करने की बात नहीं हो रही है, फैक्ट्री को एक्सपेंशन अभी फिलहाल नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिस्टर्ब नहीं करता है, नॉट डिस्टर्बिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके बाद जहां तक बात करते हैं कि कंट्रोल, ये कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कंट्रोल कैनॉट कंट्रोल, ये अवॉइडेबल होता है, इसीलिए आप इसको तत्काल कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सारी बातें हम लोगों ने कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जानी। मैं आपको फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद मैं आपको स्टडी मेटेरियल से गो थ्रू करवाऊंगा, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि डिटेल में आपकी तैयारी हो सके। ये लेक्चर में मैंने कहीं पर भी शॉर्टकट्स नहीं किया है, डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया है, बताया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, 2 चैनल है हमारा, एक सीए फाइनल का चैनल है DTN IDT वीडियोस और एक CMS CS अड्डा है करके, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हो तो 9771165002 पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जयराम जी की, तब तक के लिए।